हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके घटना चक्र के पार्ट 26 को कराने वाला हूं। एंड हाँ, आप लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज को अगर नहीं देख रहे हो तो आप लोग एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखेंगे, क्योंकि वो सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी यहाँ सीरीज लेकर आ रहा हूँ वो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज नहीं देख रहे हो तो जरूर ज्वाइन करें, उसे देखें। वहां पर डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। एंड आप जानते हैं ये है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी सीरीज आप लोग जरूर देखें। बस घटना चक्र को ही इंपॉर्टेंट नहीं दीजिए आप लोग। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सिर्फ घटना चक्र को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो तो सिर्फ घटना चक्र ही मत देखो भाई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज भी देखना है आपको। इंपॉर्टेंट सीरीज है वो आपके लिए, तो वो भी आप लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर अब मैं घटना चक्र के क्वेश्चन को डील कर लेता हूँ। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो बताओ विद्युत चालकता सबसे अधिक किस धातु की है। चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जस्ता। 65th बीपीएससी का है। तो भाई देखो, विद्युत चालकता सबसे अधिक तो है चांदी का, पहले चांदी का है, ठीक है। जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसका सबसे ज्यादा विद्युत चालकता है। एंड उसके बाद जो है कॉपर का आता है। तो चांदी, उसके बाद कॉपर याद रखिएगा, तांबा, एंड थर्ड में याद रख लीजिएगा एल्युमिनियम। तो विद्युत चालकता को आप एक सीरीज से याद रख लो, पहले चांदी, तब कॉपर, तब एल्युमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां पूछ रखा था तो आपको चांदी के साथ चला जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो क्या पूछा है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो है भाई क्या है गैस, मतलब यहां पूछ रखा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो देखो भाई, यहां पर जो आपका नाइट्रोजन होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। एक बार क्वेश्चन आया है टीआरई 4 में, क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है वातावरण में, तो ये 21% ऑक्सीजन होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भाई, ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है आपके वातावरण में, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, एस्टिफिकेशन द्वारा। ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी का क्वेश्चन था ये वाला। तो भाई देखो, अल्कोहल को जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड में चेंज करोगे वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से आप लोग चेंज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो भाई देखो, अनुवांशिकता शब्द क्या संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है, ये पूछ रखा है यहां पर। तो ये शरीर संरचना, अर्धसूत्री विभाजन, अनुवांशिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये शरीर संरचना नहीं, अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं, तो ये क्या करता है, तो अनुवांशिकी को ये संदर्भित करता है भाई। और ये पूछा कब था, तो देखो यहाँ बीपीएससी टीचर 11, 12, 15, 12, 23 का क्वेश्चन था ये। तो अनुवांशिकता किसे संदर्भित करता है भाई, तो अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। देखो, अनुवांशिकी मेनली होता क्या है, तो भाई जो गुण होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, मतलब कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में जो गुण जाते हैं उसे ही अनुवांशिकता कहा जाता है। तो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, तो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जो है भाई, जो गुण है वो ट्रांसफर होते हैं, उन्हें ही अनुवांशिकता कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है। तो भाई देखो, मैंने ये पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो महिला का जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन। तो भाई देखो, महिला का सेक्स हार्मोन पूछा है, तो सेक्स हार्मोन जो महिला का है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जो महिला का सेक्स हार्मोन है, और साथ में याद रख लीजिएगा प्रोजेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो महिला का सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, आपको याद रख लेना है। एंड ये दोनों हार्मोन आखिर रिलीज कहां से होते हैं भाई, तो ये दोनों हार्मोन जो है रिलीज ओवेरी से होता है। ओवेरी से जो है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एंड ये जो है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आपसे पूछ लेगा कि फीमेल का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है भाई, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवेरी होता है। एंड इससे दो हार्मोन रिलीज
होते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड वन प्रोजेस्टेरोन, याद रख लेना है। हार्मोन तो जरूर याद रख लेना आप लोग। अब देख लो भाई, अगर आपसे पूछ ले कि मेल का सेक्स हार्मोन क्या होता है, मेल भी तो पूछ सकता है, और फीमेल का सेक्स हार्मोन पूछ रखा है। टीआरई थर्ड में जो है फीमेल का सेक्स हार्मोन पूछा था, तो हो सकता है इस बार मेल का सेक्स हार्मोन पूछ ले भाई। तो मेल का सेक्स हार्मोन क्या आप लोगों को पता है? अगर पता हो तो कमेंट जरूर करेंगे। तो मेल का सेक्स हार्मोन होता है भाई टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, या फिर उसे एंड्रोजन भी कहा जाता है। तो भाई टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, और इसे ही एंड्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है, एंड्रोजन भी कहा जाता है। मेल का सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, याद रख लीजिएगा। और जो मेल का जो सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन होता है भाई, तो वो निकलता कहां से है, कहां से रिलीज होता है भाई, तो वो मतलब कहां पर बनता है, ये अगर पूछ ले कि कहां पर बनता है, तो भाई वो टेस्टिस में बनता है, ठीक है। तो टेस्टिस से रिलीज किया जाता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड अगर आपसे पूछ ले कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, ठीक है। तो मेल का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भाई वो टेस्टिस हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस होता है भाई, इस बात को ध्यान में रख लेना है। एंड जो आपके जो स्पर्म जो बनते हैं भाई वो शुक्राणु, तो ये जो टेस्टिस में ही बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो बनते हैं ये टेस्टिस में ही बनते हैं, इस बात को भी ध्यान में आपको रखते हुए चलना है, ठीक है भाई। तो टेस्टोस्टेरोन एंड वन एंड्रोजन, मतलब इसी का नाम है एंड्रोजन भी, या फिर उसी को ही टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है मेल के सेक्स हार्मोन से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव करने में भूमिका निभाता है? तो देखो कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथि से दूध निकालने में, मतलब कि मां के जो स्तन से जो दूध निकालने में कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है? तो एड्रीनलिन या फिर थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो देखो मां के जो स्तन होते हैं उससे दूध निकालने में जो मदद करता है वो ऑक्सीटोसिन मदद करता है। कौन सा मदद करता है? ऑक्सीटोसिन जो है मां के स्तन से दूध निकालने में भाई मदद करता है, ये बात याद रख लीजिएगा। एंड अगर पूछ ले कि दूध बनने में कौन मदद करता है, मां के स्तन में जो है भाई दूध बनने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो दूध बनने में जो है, दूध बनने में प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है। अगर दूध निकालने में पूछ ले तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड दूध बनने में पूछ ले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ जाना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीआरई 4 में भाई। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनने में मदद करता है, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध निकालने में मदद करता है भाई। अगर देख लो, अगर मान लो कि आपको क्या, मान लो कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो पता कैसे चलता है भाई? तो देख लो, अगर किसी भी जो महिला है, ठीक है, तो उसके ब्लड में या यूरिन में, ब्लड में या यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो वो महिला प्रेग्नेंट है, ये पता चलता है। तो ब्लड या यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट, तो उससे क्या पता चलेगा कि प्रेगनेंसी का पता चलता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो यदि किसी भी फीमेल के ब्लड में या फिर यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट होता है तो वो प्रेगनेंसी का पता चलता है इस हार्मोन से। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो बताओ किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, बताओ। टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो भाई जो आयोडीन जो होता है भाई, तो किस हार्मोन में होता है आयोडीन? तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। एंड थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड से जो है रिलीज किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज किया जाता है भाई? तो थायराइड ग्लैंड से किया जाता है। और थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड है। ओके, इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग।
एंड इंसुलिन से क्या याद रख लेना है भाई, तो अगर आप लोग इंसुलिन अगर आपके बॉडी में जो है वो कम हो जाता है तो आपको डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज नाम का डिजीज हो जाता है, इस बात को याद रख लीजिएगा, डायबिटीज। नेक्स्ट, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, तो भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर स्थित है ये पूछा है, आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है भाई ये मस्तिष्क में है आपका सिचुएटेड। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सा ग्लैंड को जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है भाई, तो मस्तिष्क में स्थित है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखो 1954 में हुआ था कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित जो हुआ था भाई वो किन दो देश के बीच में हुआ था। तो देखो वो जो हुआ था भारतवर्ष और बांग्लादेश के बीच, भारतवर्ष और चीन के बीच, भारतवर्ष और नेपाल। तो भाई देखो ये भारत और नेपाल के बीच में जो है ये समझौता हुआ था और 1954 में हुआ था। ठीक है, तो दो बात को याद रख लीजिएगा, एक तो डेट 1954 में ये समझौता हुआ है और भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो बीपीएससी 9, 10, 26, 8, 23 का क्वेश्चन है ये वाला भाई। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, मैडम भिखाजी कामा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और देखो ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था भाई, तो ये 1828 में हुआ था, 1828 में। ठीक है, कल मैंने बाय मिस्टेक जो है 1928 कह दिया था, बोलने में मिस हो गया था मेरे से, 1928 मैंने कह दिया था, बट इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 1828। कल मैंने मिस्टेक से बोलने में मिस किया और मैंने 1928 कह दिया था, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, 1828 जो है ब्रह्म समाज का डेट है और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती से क्या याद रख लीजिएगा, तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ है, तो 1875 में हुआ है। ठीक है, आर्य समाज 1875। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो क्या पूछा है, प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है भाई। नहीं को बीपीएससी में तो नहीं को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं तो कहूंगा यार छप जाएगा ये क्वेश्चन। तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है केम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी 2019। तो देखो प्रवाल भित्ति जो नहीं पाई जाती है भाई वो केम्बे की खाड़ी, तो यही तो करेक्ट हो गया, केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति मिलती है, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति मिलता है, एंड लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में भी प्रवाल भित्ति पाया जाता है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि प्रवाल भित्ति आखिर कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, मैं टोटल अभी बता देता हूं कि प्रवाल भित्ति जो है भाई वो कहां कहां पाए जाते हैं, अभी टोटल लिख लो आप लोग यहां पे। तो प्रवाल भित्ति पहले तो लिख लो कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाया जाता है, तो कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाया जाएगा। दूसरा लिख लेना आप लोग मलवन क्षेत्र भी लिखो, एक मलवन क्षेत्र, तो मलवन क्षेत्र में भी भाई प्रवाल भित्ति पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र। एक लिखो लक्षद्वीप, एक लिखो मिनिकॉय, लक्षद्वीप भी लिखो, मिनिकॉय भी लिखो, आप लोग नोट डाउन करते हुए जाना भाई। तो लक्षद्वीप भी लिख लेना है आपको एंड मिनिकॉय भी लिख लेना है। एक लिख लीजिए मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी आपका जो है प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी। और एक लिख लीजिए भाई अंडमान निकोबार, क्या लिखिएगा, एक लिखिए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये सभी जो है प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये सब याद कर लीजिए, आपका प्रवाल भित्ति कंप्लीट हो जाता है यहां से, और इंपॉर्टेंट है ये, आ जाएगा क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणशील, उपाद्र महाद्वीप। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, देखो बीपीएससी 9, 10, 26, 8, 23 का क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। तो देखो आरएल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार जो है ना बिहार जो है उपाद्र संक्रमणशील क्षेत्र में आता है, उपाद्र संक्रमणशील क्षेत्र में। नेक्स्ट,
भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भाई भारत का जो ये स्थलाकृत मानचित्र जो है ये किस संगठन ने बनाया है ये पूछा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 9, 10, 8, 12, 23 का क्वेश्चन था ये वाला। तो ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है भाई स्थलाकृत जो मानचित्र होता है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। और ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर भी याद रख लीजिएगा आप लोग, देहरादून में है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो देहरादून में हेडक्वार्टर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का देहरादून में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? बताओ। दलहन, ज्वार, बाजरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। टीचर 9, 10, 8, 12, 23 का क्वेश्चन था। तो भाई फलीदार फसल पूछ लिया है तो यहां पर तो सिंपल सा है, दलहन के साथ चले जाओ। फलीदार फसल है, ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है, तो दलहन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्व पहिल, ये भाई पूर्व पहिल तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मुझे जैसा लग रहा है कि पूर्व पश्चिमी गलियारे होना चाहिए। तो भाई पूर्व पश्चिमी गलियारे ही लिख लो ना यहाँ पे। तो पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। तो देखो सिलचर और पोरबंदर ही जो है पूर्व पश्चिम गलियारा से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन कब का था? बीपीएससी टीचर 9, 10, 8, 12, 23 का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो वनस्पति और जीव की कितनी प्रजाति पाई जाती है ये पूछा है आपसे। 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की। 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 9, 10, 8, 12, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो वनस्पति और जीव की प्रजाति अगर पूछ ले भारत में पाई जाती है तो वो पाई जाती है कितनी है भाई? 81,000 जीव एवं 47,000 वनस्पति। हाँ तो यही तो करेक्ट है, 81,000 प्रजाति जीव और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, हैदराबाद में, तो भाई कहां? हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद में जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पूछा है। 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23। तो देखो अगर इसका एक्चुअली जो है करेक्ट एकदम ऑथेंटिक डेट पूछा जाए भाई तो इसका ऑथेंटिक डेट आपको याद रख लेना है 14 अक्टूबर। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को याद रख लीजिएगा इसका ऑथेंटिक डेट, कि हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सामान्य तिथि जो है 14 अक्टूबर है। अगर ऑथेंटिक डेट के साथ जाओगे तो 14 अक्टूबर जाना है। बट यहां पर आपको क्या दिया है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर। बट यहां पर देखो एक लगभग में आपको 15 अक्टूबर यहां पे देखने को मिल रहा है, तो 15 अक्टूबर भी अगर लगा देते हो इसमें तो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो 15 अक्टूबर यहां लगा दियो आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो नगरीकरण अगर पूछ ले भाई कि सर्वाधिक किस राज्य में है, बताओ नगरीकरण सर्वाधिक। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो नगरीकरण सर्वाधिक जो है भाई वो गोवा में देखने को मिलता है, नगरीकरण सर्वाधिक। नेक्स्ट, मलनाड क्षेत्र का संबंध पठार से है, निम्नलिखित में से भारत के किस, अच्छा ये देखो क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, मतलब ये पूछ रखा है यहाँ पे मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत में निम्नलिखित में किस पठार से है, ये पूछा है यहाँ पे कि मलनाड जो क्षेत्र है उसका संबंध भारत के किस पठार से है, ये पूछा है। तो तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार और क्या कहा है, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये पूछा कब तक? बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23 का क्वेश्चन पूछा था ये वाला। तो मलनाड का जो भाई ये तो होना चाहिए क्या? तेलंगाना का पठार तो नहीं, महाराष्ट्र का पठार नहीं, कर्नाटक का पठार तो हाँ, कर्नाटक का पठार यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि है, तो ये गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, लॉरेंसिया लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23 का क्वेश्चन था ये वाला। तो दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि किसका भाग है ये यहां पर पूछा है। तो भाई ये दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। मतलब यहां पर पूछा है किसका भाग है दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है भाई, इसको ध्यान में रख लेना है आपको। नेक्स्ट,
केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, तो पहली बात तो यही याद रख लियो आप लोग कि शांत घाटी कहाँ है, तो भाई ये केरल में है आपका साइलेंट वैली। तो पहली बात तो यही याद रख लेना है आपको कि शांत घाटी कहाँ है या साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। और ये संरक्षित है, क्यों संरक्षित है भाई, ये क्यों संरक्षित क्षेत्र से कहा जाता है ये पूछा है यहाँ पर। इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, चलो अच्छी बात है, ये बात तो मुझे एकदम करेक्ट लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, तो भाई इसका क्या संबंध है आपका संरक्षित क्षेत्र से, तो ये तो होना नहीं है। कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, ये कैसा बात है, ये कोई लॉजिक तो उसके साथ जुड़ नहीं रहा है, तो भाई ये तो होना नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23, तो इसमें करेक्ट आंसर यही होगा कि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए ये जो है भाई एक संरक्षित क्षेत्र है आपका केरल का साइलेंट वैली। ओके नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज, तो भाई मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत का कौन सा राज्य जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बता दो राजस्थान। तो मोटा अनाज पूछा है तो भाई राजस्थान के साथ चले जाओ ना, कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं, राजस्थान मोटा अनाज पूछा है, राजस्थान के साथ जाओ आप लोग। नेक्स्ट, स्कूल टीचर हेडमास्टर 10, 12, 23 का क्वेश्चन है यहाँ पर। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो पहले बात तो यही याद रख लेना आप लोग कि सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ है, तो 1873 में। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ, 1873 में, याद हो गया इतना बार। सत्यशोधक समाज का स्थापना किया किसने, अब ये याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, तो भाई ज्योतिबा फूले ही तो सत्यशोधक समाज का स्थापना की है, ज्योतिबा फूले ने ही सत्यशोधक समाज का स्थापना करा है, तो ज्योतिबा फूले से सत्यशोधक समाज याद रखिए। हुआ कब है, तो 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ है, डेट के साथ याद रख लीजिएगा 1873 सत्यशोधक समाज। और ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखा है और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो गुलामगिरी, गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी कब भाई लिखा गया था भाई, तो ये 1872 में लिखा गया था गुलामगिरी। और ये लिखा कब गया है, तो 1872 में लिखा गया है, डेट को जरूर याद रखेंगे 1872 गुलामगिरी। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले से याद रख लीजिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले भाई। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो बताओ दयानंद सरस्वती क्या स्थापित किए हैं, आर्य ब्रह्म समाज, आर्य समाज, समाज बहुजन समाज। तो देखो आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित करा था, और कब स्थापित करा था, तो 1875 में स्थापित करा था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को। दयानंद सरस्वती ने एक बात कहा था यार कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा है, तो वेदों की ओर लौटो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। एंड इनकी एक पुस्तक का याद रख लेना आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के एक बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। एंड ये सत्यार्थ प्रकाश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है सत्यार्थ प्रकाश से। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना है आपको। ब्रह्म समाज से क्या याद रख लीजिएगा, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ है, तो 1828 में हुआ है, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय को भाई ये राजा की उपाधि किसने दी थी, बताओ आप लोग। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने जो है भाई तो राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, तो पहले बात तो यही याद रख लेना आप लोग कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। कब स्थापना किया है, तो भाई यहां पर देख लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1861, 1891, 1893, 1897, तो 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना करा है। और जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने जो है धर्म संसद में भी भाग लिया है, धर्म संसद में भी भाग लिया था। और कब लिया था, तो 1893 में, तो धर्म संसद में भाग लिया है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो पहले तो यही याद रख लीजिएगा 1928 में जो है रविदास सभा, तो रविदास सभा का गठन कब हुआ है, तो 1928 में।
कहां पर हुआ है भाई? तो रविदास सभा का गठन तो ये हुआ है बिहार में। रविदास सभा का दो बात यहां से आपको याद रख लेना है। पहला तो याद रख लेना है क्या कि रविदास सभा का स्थापना कब हुआ है? तो 1928 में। रविदास सभा का स्थापना 1928, एक बात याद हो गया। दूसरा बात क्या याद रख लेना है? कहां पर स्थापना हुआ है रविदास सभा का? तो बिहार में। कहां पर स्थापना हुआ है रविदास सभा का? तो बिहार में हुआ है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट में लिख देता हूं यहां। अब पूछा है किसने स्थापना करा है रविदास सभा का? संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर। तो देखो भाई, रविदास सभा का स्थापना बिहार में किया गया है, 1928 में किया गया है, और ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो रविदास सभा का स्थापना 1928 में कहां पर किया गया? तो बिहार में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया है। ओके, और ये क्वेश्चन कब का है? तो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है, और मैंने जो है अप्रोक्स इसमें 30 से 32 क्वेश्चन आपके होंगे। डिटेल डिस्कशन मैंने कराया है 30 से 32 क्वेश्चन का। तो आप लोग पूरा सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे भाई, पूरा सेशन जरूर देखिएगा। और जो मैं एनसीईआरटी सीरीज करवा रहा हूँ, उस एनसीईआरटी सीरीज को भी आप लोग पूरा देखिए, उसको नॉर्मल वे में मत लीजिए। एनसीईआरटी सीरीज भी पूरा देखिए, बेनिफिशियल है आपके लिए, और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकरा जाएगा, बता रहा हूं मैं बार बार। तो एनसीईआरटी सीरीज और एससीईआरटी सीरीज जो मैं करा रहा हूं, ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके ला रहा हूं। एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक से जो है सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाता हूं, और वहां पर उसका डिटेल डिस्कशन भी कराता हूं। डिटेल डिस्कशन के साथ जो है वो सीरीज कराया जा रहा है। तो उस सीरीज को जरूर देखिएगा, आपके लिए वो सीरीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको एग्जाम में इस बात का पता लगेगा कि वो सीरीज कितना बेनिफिशियल है। तो घटना चक्र भी देखिए और साथ में एनसीईआरटी सीरीज भी देखिए। देखिए 2 दिन आपको एनसीईआरटी सीरीज, देखिए ऐसे में करा रहा हूं, 2 दिन घटना चक्र चलेगा और 2 दिन एनसीईआरटी सीरीज चलेगा, मतलब दोनों सीरीज आपको देखने को मिलेगा। घटना चक्र भी आपको मिलेगा एंड एनसीईआरटी सीरीज जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों सीरीज चल रहा है, और 2-2 दिन दोनों सीरीज, 2 दिन पहले घटना चक्र चलेगा, फिर 2 दिन आपका एनसीईआरटी सीरीज चलेगा, फिर 2 दिन घटना चक्र चलेगा, और फिर 2 दिन एनसीईआरटी सीरीज चलेगा। तो इस तरह से आपके लिए मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको हर तरह से फायदा मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग दोनों सीरीज को देखें, घटना चक्र भी देखें एंड एनसीईआरटी सीरीज भी देखें भाई। तो चलिए, इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ अब जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और सेशन को आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड जो है हाँ चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।